औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और हाल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। खुसूसन रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें जिससे मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने का मदद मिलता है और मुझे अपनी खामियां पता चलता है कि मुझ में क्या खामियां, क्या कमी है और क्या मैं कहां से अपने आप को सही करना है। नाज़रीन, पहले तो इंतहाई माज़रत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारी मजबूरी होती है कम अज़ कम यानी पूरे दिन में एक वीडियो लाजमी अपलोड करें अगर हमने इस दुनिया में रहना है। और मैं एडवांस में कोई वीडियो नहीं बनाता, लेटेस्ट बना के आगे कर देता हूँ। आज मौजू है जी हमारा पाकिस्तान, बेसिकली है पाकिस्तान कि हमारा पाकिस्तान 75 साल यानी 76वां साल होने को आया है, लेकिन हम जो है ना पीछे से पीछे जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आज मैं जापान की हिस्ट्री आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ, जो एक दफ़ा मसलसल तबाह हो के, पूरा तबाह हो के ना, उसके 2 शहरों पे आप लोगों को भी पता है एटम बम गिराया गया, लेकिन उसके बावजूद आज वो आसमान की बुलंदियों में छू रहा है। और क्यों छू रहा है वो मैं इसमें बताने लगा हूँ। आप पहले वीडियो देखिए, फिर इंशाल्लाह जो है ना उसके बाद मैं मज़ीद बातें करूँगा। आखिर जापानी हाथ मिलाना पसंद क्यों नहीं करते? तो दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। आज से 400 साल कबल किसी जापानी रईस का कीमती मर्तबान टूट गया। उसने मर्तबान की किरचियां उठाकर बाहर फेंक दी। वहां से कोई भूत पक्षी गुजर रहा था। उसने किरचियां देखी, मुस्कुराया, किरचियां उठाकर अपने थैले में डाली और रुखसत हो गया। भिक्षु की गलाई में सोने का एक कड़ा था, ये उसकी वाहिद मता थी। दौलत ही सारी यही थी। वह दूसरे गांव पहुंचा, सुनार के पास गया और उसकी वर्कशॉप में मुफ्त काम की पेशकश कर दी। सुनार ने उसे रिहाइश और मुफ्त खाने की एवज अपने पास रख लिया। भिक्षु ने उससे दरखास्त की, मैं सारा दिन तुम्हारे पास मुफ्त काम करूंगा, लेकिन शाम के वक्त अपने सोने का कड़ा पिघलाकर अपने मर्तबान की मरम्मत करूंगा। सुनार को क्या एतराज हो सकता था? चुनाचे दोनों का सौदा हो गया। भिक्षु अब अपना सारा दिन सुनार का काम करता था और शाम के वक्त जब दुकान बंद हो जाती तो वो अपना कड़ा पिघलाकर सोना नरम करता और सोने की तार से मर्तबान की किरचियां जोड़ता रहता था। भिक्षु ने महीने भर की मेहनत से टूटा हुआ मर्तबान जोड़ लिया। मर्तबान मुकम्मल हो गया तो उसने साफ करके दुकान के शोकेस में रख दिया। मर्तबान सोने की चमक की वजह से दूर से दिखाई देता था और देखने वाले बेइख्तियार उसकी तरफ खिंचे चले आते थे। यूं वो मर्तबान चंद ही दिनों में पूरे इलाके में मशहूर हो गया और लोग उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गए, मगर भिक्षु ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि ये मर्तबान किसी और की अमानत है। मर्तबान की तारीफ फैलते फैलते उस जापानी रईस तक भी पहुंच गई, जो दरअसल इस मर्तबान का मालिक था। वो भी उस दुकान पर पहुंच गया। उसने भी मर्तबान देखा तो वो उसे पहचान न सका और उसने मुंह मांगी कीमत देकर मर्तबान खरीदने का ऐलान कर दिया। भिक्षु ने नीलामी का बंदोबस्त कर दिया। बोली शुरू हुई और रईस बोली बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि इलाके के तमाम रईस हार गए और वो रईस जीत गया जिसका वो मर्तबान था। रईस ने बड़े फख्र के साथ मर्तबान उठा लिया तो भिक्षु आगे बढ़ा और मर्तबान उसे देकर बोला, हुजूर, ये मर्तबान दरअसल आप ही का है और मैं आपकी चीज की कीमत आपसे कैसे वसूल कर सकता हूँ? आप अपना मर्तबान लें और मेरे लिए बस दुआ कर दें। रईस ने हैरत से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? भिक्षु ने जवाब दिया, मैं फुला तारीख को आपके घर के सामने से गुजर रहा था। आपका ये मर्तबान टूट गया था और आपने इसकी किरचियां उठाकर बाहर फेंक दी थी। मैं किरचियां उठाकर यहाँ ले आया, अपना कड़ा पिघलाकर इसे जोड़ दिया और जुड़े हुए टुकड़ों ने इसे पीस ऑफ आर्ट बना दिया। रईस हैरान रह गया। भिक्षु ने बताया, टुकड़े अशिया के हो या इंसानों के, जब ये जुड़ते हैं तो ये चीजों और इंसानों को अनमोल बना देते हैं, ये उन्हें पीस ऑफ आर्ट बना देते हैं। चुनांचे मेरा मशवरा ये है कि आप चीज है या इंसान है, जब आप टूट जाए तो आप खुद को बेकार न समझे। अपनी किरचियां कचरा घर में न गिरने दें। आप किसी जगह बैठे और अपने आप को हौसले, हिम्मत और बर्दाश्त के सोने से जोड़ना शुरू कर दें। आप न सिर्फ दोबारा मुकम्मल हो जाएंगे बल्कि आप पहले से 1000 गुना ज्यादा कीमती भी हो जाएंगे और पीस ऑफ आर्ट भी बन जाएंगे। वो दिन है और आज का दिन है। जापान में लोग टूटे हुए बर्तनों
इंसानों को सोने से जोड़कर पीस ऑफ आर्ट बना रहे हैं। ये लोग अपनी जबान में इस फन को किनसोगी कहते हैं। जापान में किनसोगी के अमल से गुजरने के बाद आम से प्याले, प्लेटें, मग और घड़े $1 मिलियन का आर्ट पीस बन जाते हैं और म्यूजियम में रखे जाते हैं और फिर लोग उन्हें अपने घरों में सजाते हैं। ये फन सिर्फ अशिया की रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके जरिए टूटे फूटे और तबाहाल इंसानों को भी जोड़कर रगड़कर नया और महंगा बना दिया जाता है। जापानी कौम खुद भी किनसोगी का जीता जागता शाहकार है। दुनिया में आज तक एटम बम सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ है और ये दोनों मर्तबा जापान पर गिराया गया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला और 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया गया और इन 2 बमों ने पूरी जापानी कौम को मर्तबान की तरह किरची किरची कर दिया। और आप किनसोगी का कमाल देखिए, जापानी कौम ने न सिर्फ अपनी तमाम तर किरचियां जमा करके खुद को दोबारा कीमती बना लिया, बल्कि ये अपने असल से भी ज्यादा कीमती हो गई। जापान की आज की 20 बड़ी कंपनियां, ये टोयोटा हो, मित्सुबिशी हो, होंडा हो, आईटूचो हो, निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन हो, मित्सुई हो, जापान पोस्ट होल्डिंग हो, हिटाची हो, सोनी हो, एनवस होल्डिंग हो, एवान हो, मारुतिनी हो या फिर पैनासोनिक हो, ये दूसरी जंग अजीम से काबिल दिफाई आलात और बम तोपे बनाती थी। इन कंपनियों ने जंग के बाद अपना कारोबार तब्दील किया और ये चंद ही बरसों में दुनिया की बड़ी तिजारती और सनती कंपनियां बन गईं। जंग अजीम दोम से काबिल जापान की फौज दुनिया की ताकतवर और खौफनाक फौज थी, बस पाई इनके सिलेबस में बिल्कुल ही शामिल नहीं थी। अगर ये जंग में हार जाते तो ये खुदकुशी कर लेते थे, मगर शिकस्त के दाग के साथ घर वापस नहीं आते थे। दुनिया में दूसरा खुदकुश स्क्वाड भी जापानियों ने ही तैयार किया था। ये लोग कामिकाज़ी कहलाते हैं। ये पायलट्स थे, ये हिरोशिमा से जहाज उड़ाते थे, फजा में पेट्रोल के आखिरी खतरे और आखिरी गोली तक लड़ते थे, इसके बाद अपना जहाज दुश्मन पर गिरा देते थे और यूं महमूद और अय्यास दोनों आनजहानी हो जाते थे। कामिकाज़ी बड़े जज्बे के साथ तैयार होते थे, लोग अपना नाम लिखवाते थे और अपनी सिलेक्शन के लिए बाकायदा मन्नतें मांगते थे और आखिर में जब ये अपने मिशन पर रवाना होते थे तो इनका खानदान, दोस्त अहबाब और शाही हरकारे सैल्यूट के साथ उन्हें रुखसत करते थे और ये उसके बाद कभी वापस नहीं आते थे। 7 दिसंबर 1941 को जापानी कामिकाज़ियों ने अमेरिकी बंदरगाह पर हमला करके अमेरिकी नेवी को लोहे के चने चबवा दिए थे और यूं अमेरिका भी जंग अजीम दोम में कूदने पर मजबूर हो गया था। मैं बचपन में जब जापानी हमले के बारे में पढ़ा करता था तो सोचता था जापान कहाँ और अमेरिका कहाँ, जापानी फिर अमेरिका कैसे पहुंचे थे। जरा बड़ा हुआ और नक्शे पढ़ना शुरू किए तो पता चला जापान अमेरिकी रियासत हवाई से ज्यादा दूर नहीं है। जापानी जहाज पैसिफिक ओशन से होते हुए अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके वापस आ जा सकते थे और जापान बार बार ये करता रहा। जापानी फौज ने थाईलैंड, फिलिपाइन और इंडिया में बरतानिया और अमेरिका दोनों की नाक जमीन पर रगड़ दी थी और अगर अमेरिका इस पर एटम बम न गिराता तो ये भारत से बरतानिया का परचम तकरीबन उतार चुके थे। ये फिलिपाइन और थाईलैंड पर कब्जा भी कर चुके थे। जापानी बर्मा और भारतीय रियासत नागालैंड पर काबिज हो चुके थे और ये सिलसिला अगर चलता रहता तो भारत के पास ईरान, तुर्की और फिर मशरिकी यूरोप दूर नहीं था। हिटलर तकरीबन रूस तक पहुंच चुका था और अगर जापान भारत के रास्ते सेंट्रल एशिया या मशरिकी यूरोप आ जाता तो 80% दुनिया जर्मनों और जापानियों के कब्जे में होती और आज दुनिया का नक्शा यकसर मुख्तलिफ होता। बहरहाल 6 और 9 अगस्त 1945 के दिन तुलू हुए। अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम फेंके और तारीख का धारा बदल गया। जर्मनी और जापान मफ्तूहा हो गए और बरतानिया और अमेरिका फाते बन गए। जापान के पास शिकस्त के बाद 2 ही ऑप्शंस थे। ये लोग बाकी जिंदगी अपने जख्म चाट कर और माजी की फतूहात के तराने गा गा कर जिंदगी गुजार देते या फिर किनसोगी के अमल से गुजर कर अपनी किरचियां समेटते और खुद को पहले से ज्यादा कीमती बना लेते। जापानियों ने दोस्तों दूसरा ऑप्शन पसंद किया और ये किनसोगी के अमल से गुजरने लगे। ये लोग दिफा से निकलकर माशी कौम बनने लगे। इन्होंने फैक्ट्रियों, मंडियों और खेतों को अपना जंगी मैदान बना लिया और कमाल कर दिया। जापान सालाना $900 मिलियन की मसनूआत एक्सपोर्ट करता है और ये अशिया और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में बिकती है। ये मुल्क चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है। चीन, रूस, कोरिया, भारत और अमेरिका के साथ इसकी लड़ाई है। चीन के साथ इसका मुतादिद इलाकों पर तनाज़ा चल रहा है। रूस के साथ 125 साल से सहालैन के जज़ायर की वजह से इख्तलाफ है। कोरिया के लोग जापान को गासिब समझते हैं। जापान ने दूसरी जंग अजीम के दौरान भारत की रियासत नागालैंड को तबाह कर दिया था और अमेरिका ने जापान पर 2 एटम
बॉम्ब्स गिराए थे। चुनाचे ये हर तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने तमाम तर दुश्मनों के साथ खरबों डॉलर्स की तिजारत कर रहा है। जापानी गाड़ियां, कंप्यूटर, हैवी मशीनरी और अद्वियात पूरी दुनिया में जाती हैं और ये अपने दुश्मनों से भी खुलकर खाम माल मंगवाता है। जापान ने आजिजी और सादगी को भी अपना आर्ट बना लिया है। ये झुककर मिलते हैं और दूसरों के सामने बिस बिस जाते हैं। हाथ मिलाना बेअदबी समझते हैं। चुनाचे बादशाह हो, वजीर आजम हो या होंडा हो या फिर करोला कंपनी का मालिक, वो सीना और गर्दन झुकाकर आपसे मिलेगा। पूरी कौम काम की आदी है। लोग एक मिनट लेट नहीं होते। अपनी पूरी जिंदगी एक कंपनी या एक फैक्ट्री में गुजार देंगे और कभी मुआवजे में इजाफे का मुतालबा नहीं करेंगे। 2 या हद 3 मरले के घर में रहेंगे। जिंदगी की आखिरी सांस तक काम करेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी साल 3 या 4 इजाफी छुट्टियां हो जाएं, तो ये दाड़े मार मार कर रोते हैं। आज से 3 साल कबल मुल्क में 9 छुट्टियां इकट्ठी आ गई थी और ये लोग रेलवे स्टेशन, पार्कों और घरों के दरवाजे पर खड़े होकर रोने लगे थे। इनका कहना था, हम 9 दिनों में क्या करेंगे। लोग पूरी दुनिया में छुट्टियों के लिए एहतजाज करते हैं, लेकिन दोस्तों, जापानी कौम में छुट्टियों के खिलाफ और औकातकार में कमी पर एहतजाज होता है। हुकूमत अगर कौमी तातील कर दे या कंपनी के मालिकान औकातकार कम कर दे, तो ये सरापा एहतजाज बन जाते हैं। ये मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। बहैसियत कौम हम सुस्त कौम है, इसलिए पूरी दुनिया में हमारा कोई मकाम नहीं। अगर आप भी दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, तो कम से कम जापानियों की एक आदत तो अपना ले। मैं सोचता हूँ कि इस वक्त हम भी किन सूगी के अमल से गुजर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? हमें अपने आप को अपग्रेड करना है या सोते ही रहना है? उम्मीद है कि जी नाज़रीन, ये थी जापानी कौम जो एक दफ़ा तकरीबन पूरी तबाह होकर दोबारा उठी और दुनिया को हैरान कर दिया कि वो पूरी दुनिया पे छा गई एज ए मुईशत। यानी वो कौमनियाँ जो पहले असला बनाती थी, फिर उन्होंने दूसरी टेक्नोलॉजी शुरू कर दी और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया बनानी शुरू कर दी और अब दुनिया में वो नंबर 1 इस टाइम मुल्क है। अब पाकिस्तान की तरफ देख लें, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ये सोई हुई कौम है, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है और इसे ये पता नहीं कि ये उस बंदे की तरह सो रही है जो बिल्कुल एक करवट लेगा तो गहरी खाई में गिर जाएगा। बिल्कुल उस तरह ये कौम सो रही है। अब फैसला हम लोगों ने करना है कि हम जापान की तरह उठें, अपनी जो है ना खुमारगी दूर करें और कमर कस लें तरक्की के लिए, या फिर सोए रहने के लिए एक करवट लें और खाई में गिर जाएँ। फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब, आज मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सकता भाई, थोड़े से ही कमेंट्स दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे ज़रूर कमेंट्स देंगे। कमेंट्स बॉक्स में जाके इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।